नमस्कार दोस्तों। प्लासी से लेके आप दोहरी शासन प्रणाली यानी डुअल सिस्टम तक अभी तक क्या लेक्चर देख चुके होंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा भी लगा होगा। आज के इस वीडियो में या कहें आज के इस लेक्चर में हम प्रीलिम्स से संबंधित फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि पूरा जो क्लासरूम सेशन होगा ये उस 3 फॉर्मेट में होगा। पूरे घटना की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड प्लस घटनाक्रम, साथ में उससे संबंधित मुख्य परीक्षा के प्रश्न, संभावित प्रश्न, और फिर प्रीलिम्स से संबंधित फैक्ट। तो आज की जो क्लास है, आज का जो लेक्चर है, ये पूरा प्रीलिम्स के फैक्ट्स पे है। ये मिर्जाफर से यानी कहें कि मिर्जाफर से लेके और आपको दोहरी शासन प्रणाली तक सारा प्रीलिम्स का जितना फैक्ट है वो कवर करूंगा। इसमें थोड़ा थोड़ा रिपीटेशन भी होगा जो मेजर क्लासेज वाला था, बट मैक्सिमम पार्ट वहां का रिपीटेशन यहाँ नहीं करेंगे। साथ में इसमें ये में भी थोड़ा सा लेंदी खींचे तो 2 या 3 लेक्चर में जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नमस्कार, स्वागत है आप सबका सिविल सर्विसेज पीएमआई एकेडमी में। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आगे बढ़ते हैं, मिर्जाफर की कहानी से स्टार्ट करते हैं। मिर्जाफर ने जब गद्दारी करी थी तो उसके बाद प्लासी कहें, फिर बंगाल कहें और फिर कहें भारत, आर्थिक दुर्दशा तो प्रारंभ हुई ही, सामाजिक और नैतिक पतन की भी शुरुआत हुई। चीजों को ऐसे अंग्रेजों ने समेटा कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। आते हैं प्रीलिम्स के फैक्ट पे। प्लासी की लड़ाई के बाद एक बंगाल में बहुत फेमस कवि हुआ करते थे 19वीं शताब्दी के अंत में लगभग। उनका नाम था कवि नवीन चंद्र सेन। नवीन चंद्र सेन, इन्होंने प्लासी की लड़ाई के बाद कहा कि युद्ध के बाद, ये कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात, शाश्वत दुख की काली रात, इंग्लिश में कहते हैं इसको अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम, अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम, यानी कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। किसने कहा है ये? तो बंगाल के फेमस कवि रहे हैं नवीन। नवीन इंग्लिश में इसको नवीन भी कहा जाता है, बंगाली जो प्रोनाउंसिएशन होता है, तो उस पर नहीं जाइएगा। कवि नवीन चंद्र सेन कहते हैं, इन्होंने एक कविता लिखी थी प्लासीर युद्धा। ये बंगाली में अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो प्लासीर युद्धा कहते हैं उसको। 1875 में ये कविता पब्लिश हुआ था और उसमें इन्होंने ये चीज कहा था कि बंगाल शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ था। कवि नवीन चंद्र सेन के बारे में कहा जाता है कि महान कवि बंगाल के रविन्द्रनाथ टैगोर से पहले ये बहुत फेमस कवि थे बंगाल में। तो ये इस कविता के रचयिता थे, किसके? प्लासीर युद्धा के। इसी में इन्होंने कहा है कि शाश्वत दुख की काली। ये देखिए प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको आप उम्मीद करता हूं कि आप कॉपी कलम लेके आए होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि प्रीलिम्स वाले फैक्ट में स्पेशली लेके बैठिएगा, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मिर्जाफर के शासनकाल की शुरुआत के बारे में। देखिए दोस्तों, इसमें ना थोड़ा सा डेट का कंफ्यूजन है। 30 जून 1757 कहा जाता है। ये 30 वाला डेट हटा दीजिए, तो जून एंड में लगभग इसका शुरू हुआ। ये 2 बार शासक बना था मिर्जाफर। ये जब जून 1757 से शुरू हुआ तो वो चलता है 14 अक्टूबर 1760 तक। ये इसका पहला रिजीम था। दूसरा, जब मीर कासिम को हटाया गया तो फिर ये आता है वापस। तो 1763 के एंड में, यानी कि कहें सितंबर में जब उदनौला का युद्ध हुआ था, उसके बाद मीर कासिम भाग गया था, तो 1763 के एंड में ये आता है। और 5 फरवरी 1765, 5 फरवरी 1765 तक इसका दूसरा कार्यकाल रहता है। 5 फरवरी 1765। इसके बाद फिर इसका बेटा था नजमुद्दौला, उसको बंगाल का नवाब बनाया अंग्रेजों ने। तो ये बेसिकली मिर्जाफर का पूरा फर्स्ट और सेकेंड टेन्योर का है। एक जून 1757 से लेके अक्टूबर 1707, और दूसरा सितंबर अक्टूबर कह लें 1763 से लेके फरवरी 1765। ये मिर्जाफर के 2 शासनकाल का टेन्योर है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछे आपको कि मिर्जाफर फर्स्ट और सेकेंड का टेन्योर, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें आते हैं अगला पॉइंट पे कि एक जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिर्जाफर को सत्ता पे बैठाया था, ये मिर्जाफर भाई साहब जो गद्दार निकले थे, तो अंग्रेजों को कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नृप निर्माता बन गई। नृप निर्माता का इंग्लिश में होता है रूल मेकर या किंग मेकर। आप देखेंगे मिर्जाफर के बाद मीर कासिम को, या फिर वापस मिर्जाफर को, फिर मिर्जाफर के बेटे नजमुद्दौला को,
तो ये सब जब बैठे गद्दी पे तो इसमें भूमिका इनकी नहीं रही, ये गद्दी स्वयं से नहीं छीन के प्राप्त किए थे। जैसे कि आप सिराजदौला को देखेंगे, अलीवर्दी खां को देखेंगे, तो ये लोग किसी न किसी तरीके से अपना संघर्ष करके लड़ाई लड़के दूसरों से अपनी गद्दी लिए थे, नवाब बने थे। यहाँ पे अंग्रेजों ने इन्हें बिठाया था। प्लासी की लड़ाई के बाद संधि हुई थी, संधि के बाद किसको, मिर्जाफर से संधि हुई थी, तो मिर्जाफर को गद्दी बैठाया गया। फिर मिर्जाफर को हटा के उन्होंने संधि किससे किया, मीर कासिम से, फिर मीर कासिम को गद्दी बैठाया गया। इसी कारण से इनको कहा जाता है नृप निर्माता, रूल या किंग मेकर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ दे कि 18वीं शताब्दी में किसे नृप निर्माता कहा जाता था। उधर मुगलों में ना सैयद बंधु भी थे, ध्यान रखिएगा, मुगल वाला कभी प्रीलिम्स का फैक्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें वो बताऊंगा। सैयद बंधु भी थे रूल मेकर, किंग मेकर। और यहाँ पे आ गए ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। तो यदि पूछे उत्तरार्ध में, यानी कि फर्स्ट हाफ के बाद 18वीं शताब्दी में, तो ये आ जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी नृप निर्माता की भूमिका निभाने लगी थी। और इसी के बाद जब मिर्जाफर का शासनकाल शुरू हुआ तो कहा जाता है अंग्रेजों की जो नीति थी बहुत बड़ी, बांटो और राज करो, तो वो यहीं से शुरू होती है। उसका शुरुआत भारत में यहीं से शुरू होता है, खासकर मिर्जाफर के शासनकाल के समय से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का जब हस्तक्षेप बढ़ने लगा, मिर्जाफर भी बेसिकली बना तो था उनके सहयोग से, बट एज ए नवाब वो भी सपना देखा था कभी कभी कि मैं नवाब रहूंगा, खुल के नवाब बनूंगा, नवाबी झाड़ूंगा सब पे। तो उसको लगा कि नहीं, अंग्रेज से तो हमारा कोई पत्ता था, मतलब कोई कुछ भी दाल गलने वाला नहीं अंग्रेजों से मिलके। तो वो डचों से मिलके एक कहें तो छोटा सा षड्यंत्र रचा था। तो डच उस समय कहाँ रहते थे, वो ध्यान रखिएगा, चीन सूरा एक जगह है, चीन सूरा, ये डचों की फैक्ट्री थी। तो चीनसूरा के डचों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। अगला जो फैक्ट है वो मैंने उस वाले फैक्ट में बताया था, सॉरी प्रीलिम्स मेंस वाले क्लास में भी। मुर्शिदाबाद में कर्नल क्लाइव का गिद्दड़ किसको कहा जाता था, तो मिर्जाफर को कहा जाता था कर्नल क्लाइव का गिद्दड़, है ना। मिर्जाफर ने, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि आलमगीर द्वितीय से मिलकर क्लाइव को उमरा की उपाधि दिलवाई थी। उमरा है ना, ये ध्यान रखिएगा। उमरा की उपाधि किसको मिली थी, क्लाइव को, रॉबर्ट क्लाइव को। किसने दिलवाया था, मिर्जाफर ने। किससे, तो आलमगीर द्वितीय मुगल सम्राट से। क्लाइव को उसने 24 परगना की जमींदारी भी दी थी, ये मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, एक और फैक्ट जब इसमें आऊंगा तो। और मिर्जाफर की जब मृत्यु हुई तो उस समय कहा जाता है कि वो अफीम का आदी हो गया था। आपको याद होगा दोस्तों, आप आगे पढ़ेंगे भी अफीम युद्ध कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो चाइना का जिक्र आएगा उसमें, जो ट्रायंगल था उसमें भारत भी शामिल था। तो अफीम का जो लत लगाया था इसको अंग्रेजों ने ही लगाया था। और ये भी कहा जाता है कि कुष्ठ रोग उसको हो गया था जीवन के अंतिम क्षणों में। तो अफीम के लती होने से और कुष्ठ रोग से उसकी मृत्यु हुई थी। और एक और फैक्ट है प्लासी की लड़ाई। तो प्लासी की लड़ाई को बंगाल की पहली क्रांति कही जाती है। अब इसमें जो जब मिर्जाफर बना था तो उसको दूसरी क्रांति कहते हैं। तो बंगाल की पहली क्रांति, बंगाल की दूसरी क्रांति, आप क्रांति अगर समझेंगे बेसिकली, जैसे 1857 का हम विद्रोह को क्रांति कहा जाता है कई बार, या फिर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को अमेरिकी क्रांति भी कहते हैं। तो क्रांति का उस सेंस में और यहाँ के सेंस में ना बहुत फर्क है। अंग्रेजी इतिहासकारों ने लिखा, कई समय उसमें जो भारतीय इतिहासकार थे वो उन्हीं के किताबों को सोर्स भी माने, तो बहुत ज्यादा वहां पे उस समय उनको सोचने का समय नहीं मिला, बुक पब्लिश भी करना था। तो कई चीजों को ना वो ज्यादा चिंतन करने में असफल रहे। तो कई बार इसको मान लिया जाता है बंगाल की पहली क्रांति। अगर इनकेस पूछता है फिल्म्स में कि बंगाल की पहली क्रांति क्या थी, तो प्लासी की लड़ाई। दूसरी क्रांति क्या थी, तो मिर्जाफर का सत्ता पे आना। सॉरी, मिर्जाफर कह रहा हूं, मीर कासिम को, मिर्जाफर को हटाकर जब मीर कासिम को सत्ता पे लाया गया अक्टूबर 1760 में, तो वो थी बंगाल की दूसरी क्रांति। तो बंगाल की पहली क्रांति, बंगाल की पहली क्रांति 1757 प्लासी के बाद, और दूसरी मीर कासिम को जब बैठाया गया, नवाब बनाया गया 1760 में, तो ये दूसरी क्रांति है। तो पहली और दूसरी, ठीक है। पहले में मिर्जाफर को बनाया गया था, सिराजदौला को हटा के, दूसरे में मिर्जाफर को हटा के मीर कासिम को बनाया गया था। तो ये था ये पूरा फैक्ट इसका। गवर्नर जनरल जो उस समय गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल नहीं बंगाल में, तो क्लाइव के बाद 3 नाम आता है, क्लाइव हॉलवेल, क्लाइव
हॉलवेल और वेंसीटार्ट, ये ध्यान रखिएगा, क्लाइव, हॉलवेल, वेंसीटार्ट, ये 3 गवर्नर है। अगर इनका पूछ दे क्रम क्या है तो ये लिख दीजिएगा आप, ठीक है। इसके बाद वाला अगले वाले में जिक्र कर देंगे। और मीर जाफर को जो हटाने का योजना बनाया गया था, मीर जाफर को कब, 1760 में, जब इसने बवाल शुरू किया। बेसिकली अंग्रेज आए थे इससे कुछ मांगने और नहीं दिया, बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव वाला अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पे मीर कासिम को जब हटाने का प्लान बनाया गया तो वो प्लान पूरा जो बनाया था उसको कहते हैं हॉलवेल। ये गवर्नर था बंगाल को, इसने पूरी योजना बनाई थी। और लेकिन हॉलवेल का फिर ट्रांसफर हो जाता है, चला गया वापस इंग्लैंड। उसकी जगह वेंसीटार्ट को बनाया गया बंगाल का गवर्नर, तो इसी ने इंप्लीमेंट किया था। यानी कि अगर जब मीर जाफर को हटा के जब मीर कासिम को नवाब बनाया गया तो उस समय गवर्नर कौन था, तो वो हो गया वेंसीटार्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा। मीर जाफर को हटाने से पहले अंग्रेजों ने जो मांगा था उससे कि अगर आप ये दे दोगे 3 जिले तो मैं आपको रहने दूंगा, उसमें नाम था बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव। ये ध्यान रखिएगा, बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव। और लेकिन अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्यों हटाया, तो उसमें कहा जाता है कि अंग्रेजों का कहना था कि इन्होंने डचों से मिलके हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा है। मुगल जो अली गौहर या शाह आलम द्वितीय बाद में आया था मुगल सम्राट, तो उससे मिलकर इन्होंने इसके विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। दरअसल ये बहाना था अंग्रेजों का। वास्तविक कारण ये था कि उन्होंने इतना पैसा मांगा उससे कि वो बोझ तले दब गया था। जैसे मैंने पहले बताया था कि 26 लाख का बकाया हो गया था उसके ऊपर कंपनी का। इस वजह से मीर जाफर को हटाया गया था। और अक्टूबर 1760 तक जब उसको हटाया गया ना, 26 लाख का बकाया था पूरा। और उसको 15,000 का पेंशन, ये भी पूछे कि किसी को, मीर जाफर को कितना का पेंशन दिया गया था, तो 15,000 का मंथली पेंशन देके उसको मुर्शिदाबाद में रखा। बाद में वो खुद ही मुर्शिदाबाद से भाग के, मीर कासिम के डर से भाग के कलकत्ता चला गया था अंग्रेजों की शरण में, तो वहीं पे रह रहा था। तो ये था कारण, यही था कि सेफ्टी के लिए। अब इसमें मीर जाफर की कहानी में एक और फैक्ट जरा पिछले वाले से ही दोहरा लेते हैं इसको फटाफट, जिसको हम प्लासी की लूट भी कहे हैं कई बार। तो मीर जाफर जब गद्दी पे बैठा था तो उसने क्या क्या दिया था अंग्रेजों को, तो क्लाइव को 24 परगना की जमींदारी दी थी। 24 परगना एक प्रशासनिक यूनिट था। 2,34,000 पाउंड उसको क्लाइव को निजी भेंट के तौर पे दिया था। सेना और नाविक को पुरस्कार के तौर पे 50 लाख रुपया मीर जाफर ने दिया था। और साथ ही यह भी तय हुआ कि भविष्य में अंग्रेज व्यापारी अधिकारी इसके इलाके में बस सकते हैं, आके रह सकते हैं, उनके व्यापार पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। मीर जाफर की सुरक्षा के लिए 5-6 हजार सैनिकों की टुकड़ी रखी गई और उसका पूरा खर्चा भी मीर जाफर को देना था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपया मासिक देने का वादा किया था मीर जाफर ने। ये ध्यान रखिएगा, मीर जाफर को जब प्लासी की लड़ाई के पहले जो संधि हुई थी, ये मैं उसी का जिक्र कर रहा हूँ, तो उसमें उसने कहा था कि 1 लाख रुपया मासिक देंगे। तो ये भी एक फैक्ट है। कलकत्ता के आसपास के कुछ और गांवों की जमींदारी दे दी थी उसने अंग्रेजों को उसी संधि में, जिसकी आय वार्षिक तौर पे 5 से 6 लाख रुपए थी। और बर्दवान एवं नदियापुर जिला पूरा नहीं दिया था, लेकिन उसका कई इलाका दिया था। बाद में उससे मांगा गया बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव। ये मैं आपको लिखता हूं, देखिए, बर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव, या कह लें या चटगांव कह लें, है ना। तो ये मांगा गया था, ये देने में असफल रहा था। और ये आया मीर कासिम, तो इसने फिर ये वापस दिया अंग्रेजों को। इस पे मीर कासिम वाले में इसको चर्चा करेंगे। तो ये थी मीर जाफर के शासनकाल से संबंधित पीटी के फैक्ट से कुछ तथ्य। मीर जाफर में एक और रह गया था, वो ये है कि राय दुर्लभ उसके समय में दीवान था और बिहार का राजा था राजा रामनारायण, जिसको मीर कासिम ने आगे किसी युद्ध में बताएंगे उसको हरा के मार डाला था। तो ये था दोस्तों मीर जाफर वाले कहानी की, उसका पीटी का फैक्ट। अब आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम अक्टूबर 1760, मीर कासिम जो है अक्टूबर 1760 के आसपास गद्दी में बैठा और ये रहा सितंबर तक, लगभग सितंबर 1763 तक। जब ये उधनौला का युद्ध होता है उसके बाद ये भाग गया, उधनौला के युद्ध के बाद। तो यहां तक ये रहा मीर कासिम गद्दी पे। और भागा तो भागते ही अंग्रेजों को पता लग गया था ये भागोड़ा है, भाग गया है और एक तरह से विद्रोह कर दिया, तो उन्होंने मीर जाफर को पुनः गद्दी पे बैठा दिया था। तो इसका मीर कासिम का था शासनकाल। मीर कासिम जब अंग्रेजों से मिला था, मीर जाफर को जब हटाने का उन्होंने फैसला लिया था, तो उसने संधि करी थी और संधि की जो पूरी रूपरेखा थी वो सितंबर 1760 में ही रेडी हो गई थी।
और उस पे जो हस्ताक्षर हुआ था वो 27 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया था उस संधि पे। संधि में क्या क्या बातें थी मोटा मोटी वो जान लीजिए। बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव जो मैंने लिखा भी है, ये देने का उसने कंप्लीट जिला देने का वादा कर लिया। सिलहट में जो चूने का व्यापार होता था उससे काफी आय होती थी बंगाल के नवाब को, उस आय में से आधा हिस्सा यानी 50% वो देने का वचन दिया अंग्रेजों को। साथ में वो भी जैसे मैंने पिछले वाले में बताया था कि कंपनी के मित्र एवं शत्रु को बंगाल का नवाब अपना मित्र एवं शत्रु मानेगा, वो भी संधि का एक प्रोविजन था। बंगाल के नवाब के शासन में आंतरिक हस्तक्षेप किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, ये भी संधि में ये बात लिखी गई थी। और एक दूसरे के स्टाफ को आपस में बसने की अनुमति दी गई थी एक दूसरे के क्षेत्र में। और साउथ इंडिया के अभियान के लिए कंपनी ने 5 लाख रुपए मांगे थे, तो उसने उस संधि में उसका भी जिक्र था। तो ये कुछ फैक्ट से मीर कासिम को जब गद्दी पे बैठाया गया उससे पहले जो उससे संधि की गई थी 27 सितंबर 1960 को। यह संधि लागू कब होती है? तो 14 अक्टूबर 1760। 14 अक्टूबर 1760 को। इसी दिन जब वेंसी टाट आया था संधि को लागू करने के लिए, मिर्जाफर उस समय था, नवाब जाना था, तो मुर्शिदाबाद उसके हवेली पे आते हैं ये लोग, तो घेर लेते हैं पूरी तरह से, अपनी सैन्य बल लेके आए थे। तो मिर्जाफर को लगा कि अब हट जाने में ही गद्दी से हट जाने में ही उसका फायदा है, तो वो तुरंत इस्तीफा देना या कहें कि हटना ही उचित समझा। उसके बाद मीर कासिम को बना दिया गया था नवाब और 15,000 की मंथली पे मासिक पेंशन पे उसको रख दिया गया था। तो अब इसने जो किया था उसमें कि क्या क्या किया बेसिकली अपने काल में, तो आते ही उसने कुछ पुरस्कार भी दिए थे मीर कासिम ने। तो पुरस्कार में उसने वेंसी टाट, हॉलवेल, कर्नल केलॉर्ड, इन सबको लगभग, वेंसी टाट को 5 लाख दिया था, हॉलवेल को 2,70,000 दिया था, कर्नल केलॉर्ड को 2 लाख, कभी कभी कहा जाता है कि केलॉर्ड को 5 लाख भी दिया था उसने। तो कुल मिला के वो भी आया था, तो वो भी काफी पैसा दे के बना था नवाब। उसने जो अपना काम किया था मेन, वो राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। मुंगेर में तोप और बंदूक का कारखाना बनाया था, कौन था? मीर कासिम था। उसने एक आर्मेनियाई व्यक्ति जिसका नाम था गुरगिन खान आर्मेनियाई था, आर्मेनिया का था। इसको जो अपना सैन्य सुधार किया था, तो उस सेना का एक तरह से नियंत्रण दे दिया था गुरगिन खान के हाथों में। बिहार का उप सूबेदार था राजा राम नारायण। मैंने आपको बताया था मिर्जाफर के समय में राय दुर्लभ दीवान थे और ये राम नारायण उप सूबेदार था। तो वेंसी टाट जिसने इसको बनाया था, वेंसी टाट से मिला, काफी रिक्वेस्ट किया और कहा कि राजा राम नारायण मेरी बात नहीं मान रहा है, तो उसको हटाना है। तो उसने पहले उसको सस्पेंड करा दिया वेंसी टाट से मिलके, क्योंकि वेंसी टाट भले ही अंग्रेजों ने कहा था कि हाँ हम आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, बट हस्तक्षेप तो होता ही था, कंप्लीट था। तो उसने इनसे मिला, वेंसी टाट से मिला और उसको सस्पेंड कर दिया, किसको? राजा राम नारायण को। और फिर कुछ समय बाद एक छोटी सी झड़प में उसको मार भी डालता है। ये था। मीर जाफर ने जब आर्थिक सुधार किए थे तो कई सारे नए नए कर भी लगाए थे। पुराने करों में आपको बताया भी था मैंने कि लगभग 1/10 भाग उसने मीर कासिम ने 1/10 भाग बढ़ाया भी था, शेष टाइप का, है ना। और एक नया कर उसने, जो उसके अधिकारी छुपा लेते थे मीर कासिम के समय में और उसके पहले मीर जाफर के टाइम में भी, उसका नाम था खिजरी जमा। तो वो इस खिजरी जमा को वसूलने का काम किया। मीर कासिम ने एक और आर्थिक सुधार में काम ये किया था कि जितने भी अधिकारी थे जिन्होंने गबन किया था उनसे जबरन पैसा वसूला उसने, है ना। तो अगर ये पूछा जाए कि इनमें से किस शासक ने, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला या फिर ये सिराजुद्दौला, इनमें से किसने अपने अधिकारियों से पूरा आर्थिक सुधार करते हुए जो गबन की गई राशि थी उसको वसूलने का प्रयास किया, तो वो आएगा मीर कासिम वहां पे, ठीक है। तो ये था। पुराने करों पे 1/10 शेष लगाइए, मैंने बता ही दिया। एक मीर कासिम के टाइम पे कहें कि वो जो प्लासी के बाद का जो पूरा घटनाक्रम है, तो एक विद्वान है या कहें लेखक थे इतिहास के, सियारुल मुतखैरिन, एक पुस्तक लिखी गई है सियारुल मुतखैरिन। इसके लेखक हैं सैयद गुलाम हुसैन तबातई, कई बार ताबातई भी कहते हैं, तो उस पर नहीं जाइएगा, अक्सर ये गुलाम हुसैन पूछ देता है। तो सैयद गुलाम हुसैन तबातई ने सियारुल मुतखैरिन नामक पुस्तक लिखी थी। इसमें प्लासी की लड़ाई का कंप्लीट जिक्र है। उस समय के एक तरह से कहें प्रत्यक्षदर्शी थे ये, काफी घटनाक्रमों का इन्होंने जिक्र किया है।
तो ये ध्यान रखिएगा, फिल्म में काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि सियारुल मुत्करिन के लेखक कौन है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। दस्तक वाला मैंने कहानी बताया ही था कि मीर कासिम एकमात्र बंदा था जिसने दस्तक से दुखी होके इंटायर जो भी आंतरिक व्यापारिक कर थे उसको सब हटा दिया था और लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया भारतीय व्यापारियों के लिए भी, अंग्रेजों के लिए भी। अंग्रेज दुखी हो गए, कहने लगे नहीं ऐसे फिर हमारा मुनाफा कैसे होगा, जब सब कर नहीं देंगे तो कई बार वो खुद ही कंपनी दस्तक जारी करती थी व्यापारी, भारतीय व्यापारियों को, तो जो वहां से आय होता था वहां भी वो भी नुकसान होने लगा। तो ये काम किसने किया था, तो मीर कासिम ने। इसके बाद मीर कासिम को इस वाले युद्ध के बाद बर्खास्त कर दिया गया और फिर मीर जाफर को बनाया गया, तो ये ध्यान रखिएगा। 3 युद्ध होते हैं। मीर कासिम जब अपना राजधानी परिवर्तन किया और इनसे लड़ा भी अंग्रेजों से, कई सारा इनको इसका बवाल भी हुआ। एकमात्र सिराजुद्दौला के बाद ये तरह से कहें मीर जाफर तो कोई उसमें योग्यता थी नहीं लड़ने की, इसने अपने सैन्य संगठन को इतना तरह से मजबूत किया कि अंग्रेजों से लड़ने या भिड़ने के लिए तैयार हो गया था। 3 अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गई, कारवा, गिरिया, उधनौला। देखिए गिरिया का मैं पहले जिक्र कर देता हूं, गिरिया की 2 लड़ाई हुई है, गिरिया 1 और गिरिया 2। जो गिरिया की पहली लड़ाई थी, बैटल ऑफ गिरिया 1 कहते हैं जिसको, ये बेसिकली 26 अप्रैल 1740 को लड़ी गई थी। ये लड़ाई सरफराज खान और अलीवर्दी खान के बीच हुई थी। अलीवर्दी खान इसमें जीता था और बंगाल का नवाब बना था। पहले ये बंगाल का नवाब से इसको मार दिया गया था, अलीवर्दी खान ने इसको मार दिया था इस लड़ाई में। तो कहे बैटल ऑफ गिरिया का पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 26 अप्रैल 1740 याद रखिएगा, जब अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना था, इसने लड़ा था बैटल ऑफ गिरिया। मीर कासिम ने 3 लड़ाई लड़ी थी, कारवां, गिरिया, उधनौला। तो ये गिरिया की लड़ाई दूसरी लड़ाई थी गिरिया के लिए, जैसे पानीपत का पानीपत 1, 2, 3 आप सुनते हैं, वैसे गिरिया का 1 और 2 है ये। तो कारवा की लड़ाई 1763 जुलाई में, गिरिया अगस्त 1763 में, उधनौला सितंबर में। कुल मिला के जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने में उसने 3 लड़ाइयां लड़ी। कुछ और भी छोटी छोटी झड़पें हुई थी, जैसे पटना हत्याकांड भी था। तो अगर पूछे पटना हत्याकांड का, जैसे मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और नजमुद्दौला, इनका नाम ले ले, पूछे कि पटना हत्याकांड है ना, कि कौन इसमें जुड़ा था पटना हत्याकांड से, तो आप इसमें बेहिचक मारिएगा मीर कासिम, है ना, मीर कासिम। मीर कासिम ने ये पटना में बेसिकली जितने अंग्रेज थे ये इससे भिड़ने लगे थे, काफी कत्लेआम मचाया था, कई सारे अंग्रेजों को मारा था। तो वो था हत्याकांड का जिम्मेदार पूरा कौन, मीर कासिम। 3 लड़ाइयां लड़ी, कारवां, गिरिया, उधनौला। इसका क्रम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई सारे एग्जाम में पूछा भी है। तो ये था मीर कासिम वाला। मीर कासिम में कुछ और रह रहा है, वो मैं जरा बता दूं। मीर कासिम ने जब संधि करी थी और अंग्रेजों से, और वो संधि लागू हुई थी 14 अक्टूबर 1760 को, लेकिन संधि हुई थी जिसमें हस्ताक्षर किया था वो था 27 सितंबर 1760। उसने 3 जिले देने के वादे किए थे, बर्दवान, मिदनापुर, चिटगांव। मैंने फिर से रिपीट कर दिया, सीलहट के चूने व्यापार, सीलहट वाला याद रखिएगा, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है कि चूना व्यापार कहाँ होता था, और तो वो था सीलहट में, तो उस पर 50% देने का वादा किया। जो सोरा का व्यापार होता था उस पर अंग्रेजों ने पूरा नियंत्रण खुद ही रखा। सोरा बेसिकली आपको याद होगा गोला बारूद यूज करते थे। साउथ इंडिया के अभियान के लिए 5 लाख रुपया दिया, और मेरी कंपनी का सब मित्र और शत्रु, मीर कासिम का मित्र शत्रु, एक दूसरे कर्मचारी को बसने की अनुमति और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं देना, और ये सब था। और कई सारे दान उपहार दिए थे, तो उसका मैंने जिक्र कर दिया था। 5 लाख वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना नहीं है, बट फिर भी जान लीजिए फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों ये थी मीर जाफर और मीर कासिम से संबंधित, पूरे फिल्म से संबंधित फैक्ट्स के बारे में। अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में आपको बक्सर की लड़ाई और क्या बोलते हैं बैटल, ये डुअल सिस्टम यानी दोहरी शासन प्रणाली, तो बैटल ऑफ बक्सर और डुअल सिस्टम, इनसे संबंधित जो फ्रीटी के फैक्ट होंगे वो मैं रखूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि दोस्तों पूरा का पूरा प्रीलिम्स का मेंस जो फाउंडेशन कोर्स होता है जीएस का फाउंडेशन कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस भी शामिल होता है, वो पूरा मैं कवर कर रहा हूँ। मॉडर्न इंडिया की क्लासेस मैंने शुरू कर दी है, आप इसको देख भी रहे हैं। धीरे धीरे इसके बाद इकोनॉमिक्स का शुरू होगा, फिर उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली एथिक्स का शुरू करूंगा। साथ में अभी इंस्टीट्यूशंस वगैरह वो भी पैरेलल शुरू करने वाला हूँ। प्लीज चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि जितने लोग जुड़ेंगे मेरा मनोबल उतना ही बढ़ेगा। नमस्कार, धन्यवाद।